हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन काफ़ी फेमस है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था E इज इक्वल टू mc²। मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब है कि मास को एनर्जी से इक्वेट कर दिया गया। अगर बहुत ही मीन्स बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए समझाने के लिए, तो ये कहा गया कि मास एनर्जी के इक्विवेलेंट है, मतलब मास एनर्जी के जैसा है। मास से एनर्जी और एनर्जी से मास में हम जा सकते हैं। जितना मास है उतनी ही एनर्जी होगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइंस्टीन ने इज इक्वल टू mc², आइंस्टीन ने इज इक्वल टू mc² का जो बताया था हमें, तो उसको हम उसी रिलेशन को E इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो किसी भी एक बॉडी का होगा वो इज इक्वल टू mc², वेर m इज द रिलेटिविस्टिक मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आइंस्टीन ने ये रिलेशन सबसे पहले दिया था। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि आइंस्टीन ने ये रिलेशन कैसे डिराइव किया था और क्या सोच के उन्होंने ये रिलेशन दिया था, क्या क्या उन्होंने कोशिश किया था। तो आइंस्टीन को ये आइडिया कैसे आया। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि आइंस्टीन को ये आइडिया कैसे आया। तो जब उन्होंने जब देखो, वेलोसिटी तो वेरिएबल था ही, पहले से ही हमें पता था। एडिशन ऑफ वेलोसिटी है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमने ये देखा था कि वेलोसिटी जो है हमारी वो इनवेरिएंट है, सॉरी नॉन इनवेरिएंट है, मीन्स वो वेरिएंट है। तो ये तो सबको पता था। बट जब मास फॉर्मूला भी, जब उन्होंने ये देखा कि रिलेटिविस्टिक मास जो है वो भी चेंज हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है विद वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। जब हम रिलेटिविटी पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उसकी जो मास है वो चेंज होने लग जाती है स्पीड के साथ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा कि जब मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो चेंज होता ही था, तो एनर्जी का भी कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी हैज़ मॉडिफाइड आइडियाज अबाउट एनर्जी, जो मैंने पहला लाइन यहाँ लिखा है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी हैज़ मॉडिफाइड आइडियाज अबाउट एनर्जी। तो उन्होंने ये सोचा कि वैसे भी आप अगर काइनेटिक, हम एकदम बिल्कुल बेसिक एनर्जी की अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों ही मास पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² और mgh और पोटेंशियल एनर्जी। तो उन्होंने सोचा कि जब मास पे डिपेंड कर रहा है और वहाँ पे हम हमेशा क्या कंसीडर करते थे, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मास जब कांस्टेंट है था तो हमने ये मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। बट जब उन्होंने ये देखा कि मास भी तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो देयर मस्ट बी सम फॉर्मूला फॉर एनर्जी। रिलेटिविस्टिक एनर्जी के लिए भी कुछ ना कुछ अलग फॉर्मूला या फिर कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो उन्होंने फिर जो हमारा फंडामेंटल क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल थियरी, न्यूटोनियन थियरी का इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको यूज करते हुए उन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ, उन्होंने फोर्स के बारे में सोचा। तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, विच इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है कि आप मुझे प्रूफ करो कि फोर्सेस इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एज वेल एज मैंने गैलीलियन के लिए भी आपको ये होमवर्क दिया हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है मेरे स्टूडेंट्स को मैंने ये होमवर्क दिया है और उन्होंने मुझे सबमिट किया था ना। तो विच इज़ इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये अगर आपको इस लाइन पे डाउट है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको प्रूफ कर लीजिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करके, ठीक है। तो
जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है ये इससे लिया। अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट पोस्टुलेट ये जो लॉ है वो सारे इनिशियल फ्रेम के लिए यही रहेगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो हमारा बेसिक लॉ है क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट दिस इज ट्रू फॉर एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। अब रिलेटिविस्टिक केस की तरफ अगर हम देखें तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिलेटिविस्टिक केस की तरफ हम देखें, अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो हम कैसे फोर्स को डिफाइन करते हैं। नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं F इज इक्वल टू del P बाई del T इज इक्वल टू डेल्टा mb बाई dt, और m को मैंने ऑब्वियसली क्लासिकल की बात कर रहे हैं, क्लासिकल में ये होता है, और m को मैंने कांस्टेंट मान लिया dv बाई dt, और हमने नॉर्मली इसको ma लिख दिया। ये तो हो गया क्लासिकल में। बट अगर मैं रिलेटिविस्टिक की बात करूं, रिलेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो सेम हम फोर्स लिखेंगे डेल्टा mv बाई dt, बट यहाँ पे m इज नॉट कांस्टेंट, m इज नॉट कांस्टेंट। तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म plus second term into differentiation of first term because m is not constant, m हमारा constant नहीं है। तो अब हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमने वही किया, यहाँ पे हमने वही किया जो अभी मैंने आपको दिखाया। इन रिलेटिविस्टिक केस वेयर m इज नॉट कांस्टेंट एनीमोर, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू डेल्टा mv बाई डेल्टा t, एंड मैंने डिफरेंशियल फार्मूला यहाँ पे लगाया। ठीक है, नाउ वी नो दैट द वर्क डन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अपीयर्स एज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपने पढ़ा है, ये शायद क्लास 9th या 8th में आपने ये पढ़ा है कि जो वो कोई भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि बैलेंस फोर्स है तो वहाँ पे वर्क डन 0 होता है। मे बी ये मुझे आप कमेंट में बताइए कि अगर बैलेंस फोर्स के लिए वर्क डन कितना होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है कि जो अनबैलेंस फोर्स की वजह से, जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होता है किसी भी एक पार्टिकल में, तो उसको हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अपीयर्स एज इंक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर कोई भी फोर्स की वजह से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा किसी भी बॉडी में, तो हमेशा याद रखना कि जहाँ पे भी वर्क डन होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो force F acting on a body to displace it by ds given by delta k is equal to F dot of ds, where ds is your displacement. ds is your displacement. Force into displacement is equal to kinetic energy, change in kinetic energy. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया उसको हमने डी के इज इक्वल टू एफ डॉट ऑफ डी एस लिखा। अब एफ की जगह मैंने ये वाला इक्वेशन पुट कर दिया। तो आप लोग कॉपी लेके बैठे ही हो, मुझे पता है, और नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दी। तो m dv बाई डी टी इंटू डी एस प्लस v tm बाई डी टी इंटू डी एस इज इक्वल टू, अब ds बाई डी टी इज योर
या ds/dt इज योर v, सबको पता है ds/dt इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे मैंने ds/dt को अलग करके v लिख दिया और यहाँ dv को dv रहने दिया, और यहाँ पे ds/dt को फिर से v लिखा, तो v इंटू v इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू dm। ना हमारे पास मास फॉर्मूला है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास मास फॉर्मूला है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे मास और वेलोसिटी की वैल्यू, ये वैल्यू मुझे निकालनी है और उसको मैं काइनेटिक एनर्जी में देना है। हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, dk इज इक्वल टू दिस। नाउ वी हैव द मास फॉर्मूला एज अ फंक्शन ऑफ v। हमें सबको पता है क्या है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, और आप डायरेक्ट कह सकते हो m इज इक्वल टू गामा m नॉट, और आप इसको डायरेक्ट कह सकते हो m इज इक्वल टू गामा m नॉट, फिर गामा इज इक्वल टू 1 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। सॉल्व किया, स्क्वायर रूट को इधर लेके आए, दोनों में स्क्वायर हो गया, c को कॉमन ले लिया। ये छोटी सी मैथमेटिक्स है जो आप सबको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर क्लासरूम रहता तो मैं आपको बोलती आप खुद से सॉल्व कीजिए और मैं आंसर चेक करने आती, बट लॉकडाउन की वजह से मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। अब उसके बाद मैंने m स्क्वायर c स्क्वायर को इसी साइड रहने दिया और माइनस वाले टर्म को इधर लेके चले गए, तो फाइनली जो मेरे पास आया वो आया m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड, हमने डिफरेंशियल ले लिया। तो टेकिंग डिफरेंशियल, तो c इज अ कांस्टेंट, तो फिर से फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला है आपका, अगर x के अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर करना है बाई डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, या फिर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख के बता दूं, वो ज़्यादा बेटर है। x टू द पावर, अगर ये x टू द पावर n है तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आप सब ने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन 11th क्लास में, पहला चैप्टर है शायद, नहीं पहला लिमिट है, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन है। एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया और वही फॉर्मूला यूज़ किया। तो यहाँ पे m टू द पावर 2 था, तो 2 बिकॉज m इज वेरिएबल, m इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। तो 2m c स्क्वायर डेल्टा m, और फिर वही डिफरेंशिएशन यहाँ किया। उसके बाद फिर जितने कट रहे हैं, अब कौन कौन सा कट रहा है यहाँ देखिए, 2 2 2 m m m, तो यहाँ क्या बचा, c स्क्वायर डी एम इंटू वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी। नाउ ये इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन है,
इस इक्वेशन को आप गौर से देखिए, वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी, दिस वन, दिस इज वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम. पहले पेज पे चलते हैं. See this, v square dm plus mv dv is equal to c square dm. अभी हमने देखा है, अभी जस्ट देखा है. अब हम यहाँ पे ये पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम. अब सपोज करिए कि कोई बॉडी है, उसका रेस्ट मास m था और वो एट t इज इक्वल टू मतलब 0 सेकेंड पे वो रेस्ट में था, और उसके बाद जब वो कोई एक वेलोसिटी v से एक्सेलरेट करने लगा और उसकी उस टाइम पे जब वो रेस्ट में था तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा. तो जब वो रेस्ट में था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी. उसके बाद वो एक्सेलरेट हुआ किसी एक वेलोसिटी v से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी k हो गई. उसी तरह से जब वो रेस्ट में था तो उसका मास जो था वो रेस्ट मास था विच इज़ m0, और जब जैसे ही वो एक रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करने लगा तो उसकी जो फाइनल जो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी k हुई तो उसका जो मास था वो m हो गया. तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंट्रीगेट करेंगे. इंट्रीगेशन ले लेंगे हम. लिमिट हमारी होगी, इंट्रीगेशन में हमारी लिमिट हो जाएगी 0 to k फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड m0 to m फॉर k इज इक्वल टू 0, मास इज m0, फॉर k इज इक्वल टू k, मास इज m. तो हमने इसको इंट्रीगेट कर दिया. जब इंट्रीगेट किया तो हमारा k निकल के आया, k इज इक्वल टू सी स्क्वायर m माइनस m0. जब अब इसको मैंने एक्सपांड किया तो एम सी स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर. अब मैं क्या करूँगी, सारे पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव करूँ. तो हमारे पास फाइनल जो टर्म बचा वो क्या बचा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस m0 सी स्क्वायर. ना यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे सवाल है कि k is your kinetic energy, k is your kinetic energy, m0 is your rest mass. तो जब पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, उससे पहले जो लाइन मैंने लिखा वो समझ लीजिए. आइंस्टाइन interpreted the term mc square as the total energy E of the particle. Thus, E is equal to K plus m0 C is equal to mc square. Or we can say directly, इसको अगर इंटरप्रेट करें तो E is equal to mc square. इसको उसने काइनेटिक एनर्जी बना दिया, इसको उसने रेस्ट एनर्जी बना दिया. और आपको पता है टोटल एनर्जी इज 9th का कॉन्सेप्ट, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इज योर रेस्ट एनर्जी. ठीक है, कहते हैं ना जब बॉडी रेस्ट में होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. तो यहाँ पे भी आप वैसे समझो, साइंटिफिक लैंग्वेज में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है. तो जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, जिस भी चीज़ में आपको समझ में आता है उस चीज़ में पहले समझो. जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएगी देन आप साइंटिफिक लैंग्वेज में जाना कि अच्छा यहाँ पे ये कंस्टेंट लगा हुआ है. ठीक है, तो अभी ज़्यादा कंस्टेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. अभी ये सोचिए कि द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बचपन का कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज योर के एंड पोटेंशियल एनर्जी इज योर रेस्ट एनर्जी, दैट इज m0 c स्क्वायर, वेयर m0 इज योर रेस्ट मास, इसीलिए उसको हम रेस्ट एनर्जी कहते हैं. या रेस्ट ऑटोमेटिक आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि m0 इज योर रेस्ट मास. रेस्ट मास मीन्स जब बॉडी ट्रैवल नहीं कर रही है, बॉडी स्टेशनरी है और बॉडी एट रेस्ट है, तो जब रेस्ट में है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं. ठीक है ना. तो आइंस्टीन ने इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो उनका फेमस आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसको दिया. इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट
k इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर पार्टिकल रेस्ट में है, उस पर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बट इज स्टिल पोजेस एनर्जी इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर। दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्ट एनर्जी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब पार्टिकल रेस्ट में होगा, जब पार्टिकल स्थिर होगा, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, और उस एनर्जी को हम कहते हैं रेस्ट एनर्जी, विच इज m नॉट c स्क्वायर। गॉट इट? Now, in relativistic physics, total energy of a particle is the sum of kinetic energy and rest energy, that is E is equal to mc square, is the most fundamental law of nature. In relativistic physics, relativistic क्या, आपने क्लासिकल में भी जब आप 9th क्लास में थे तो ये पढ़े हो कि जो टोटल एनर्जी है, जो हमारा टोटल एनर्जी है, वो क्या है? द सम ऑफ टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और इज इक्वल टू mc स्क्वायर को हम लिख सकते हैं गामा m नॉट c स्क्वायर, विच इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। ऑब्वियसली तो इसका कंक्लूजन क्या था, ये क्या कहना चाहता है, ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये क्या बताता है हमें? वो हमें ये बताता है कि अगर टोटल एनर्जी में कोई चेंज हो रहा है ना, तो वो जो चेंज होगा वो चेंज इन मास के बराबर होगा। अ चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बाय अमाउंट डेल्टा E is equivalent to change in mass by amount delta m, which is delta E by c square और vice versa। मतलब कि change in amount of mass is equivalent to change in total energy of a particle, or the total energy of a change in total energy of a particle by an amount delta E is equivalent to the change in mass by amount delta m। तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकाला हुआ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसका, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, जिसमें एक बहुत ही अच्छा जो है वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको पर बताऊंगी, वही बताऊंगी बेसिकली। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मीन्स मुझे ऐसा लगता है जादू सा। कॉम्पटन इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, ये आपको होमवर्क के लिए मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ योर होमवर्क। क्वांटम इफेक्ट पढ़ के, क्वांटम इफेक्ट पढ़ के आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहाँ आता है। न्यूक्लियर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट, ये मैं आपको एटॉमिक जब पढ़ाऊंगी, एटॉमिक मॉलिक्यूलर है आपका नेक्स्ट पेपर जो है, उसमें एटॉमिक मॉलिक्यूलर दोनों ही हैं, तो पहले मैं आपको उसका फाइन स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे। मेरे बच्चे, अगर आप क्लास करोगे, अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद अगर मैं आई, तो ये क्लासरूम में मैं ऐसे याद रखूँगी, बट आपके लिए भी ये चीज़ है कि इसको याद रखिएगा, और मेरे से प्लीज़ पूछ लेना कि मैम ये वाला जो आपने उस टाइम छोड़ा था इसके बारे में मुझे बताइए। न्यूक्लियर फेनोमेना इसलिए लिखा है क्योंकि आप सब ने न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे पार्टिकल्स, एकदम देहाती लैंग्वेज में, दो छोटे मटेरियल एक दूसरे को से जुड़ के बड़ा चीज़ बनाते हैं, और फिजन में क्या होता है, जो एक बड़ा वो टूट के दो छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो बेसिकली जब भी ये रिएक्शन होता है ना, तो क्या होता है कि जितना उसका एटॉमिक वेट होता है या जितना उसका मास होता है, जब वो जुड़ते हैं ना, फ्यूज करते हैं, तो उन दोनों का जो सम करेंगे अगर मास का, और जो बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसमें हम ये देखते हैं कि वो मास से हमेशा कम होता है, उसका मास, उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो हमेशा कम होता है। तो वो जो वेट कम होता है, उसका जो मास में जो कमी आती है, उसको कहते हैं मास डिफेक्ट, उसको कहते हैं मास
डिफेक्ट, ठीक है, इसको मास डिफेक्ट कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। और ये माना जाता है कि ये जो मास डिफेक्ट है ना, वो उन दोनों को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी लगता है, उन दोनों को बाउंड करके रखने के लिए जो बाइंड मतलब उन दोनों को एक साथ जोड़ के जो रखने के लिए जो एनर्जी मिलता है, उसमें यूज होता है। मतलब मास डिफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू बाइंडिंग एनर्जी। और आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मास डिफेक्ट। तो आप ये सोचो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हम कहाँ न्यूक्लियर लेवल, यहाँ ये तो न्यूक्लियर लेवल की बात हो गई, फाइन स्ट्रक्चर एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल, कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें तो पार्टिकल्स के नेचर के बारे में बात हुई है। तो आप ये देखो कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हर जगह है, हर ब्रांच में है, खास करके एटॉमिक ब्रांच में। रिलेटिविस्टिक ऑब्वियसली मास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक थियरी है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इसलिए ये सारे जहाँ भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, एटम्स इन्वॉल्व होता है, एनर्जीज इन्वॉल्व होती है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज इन्वॉल्व होती है, वहाँ हमें E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे लगा है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मीन्स बेसिकली क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो क्लासेस में तो ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी भर याद रह जाती है। तो उसमें मेरी लाइफ का ये एक ऐसा ही इंसिडेंट है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा थ्योरी है, मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जिसको मैंने जब सुना था तो ही वो मुझे एकदम ऐसे स्टक सा हो गया था मेरे दिमाग में और बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं लैब में जाके उसको देख सकूँ। बट एनीवेज, तो जो मुझे पसंद है बेसिकली दैट इज पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, एनिहिलेशन मतलब वो कहते हैं ना आप लोग, कैसे बताऊं, समा जाना, हाँ ये मैं बोल सकती हूँ। मतलब वो एनिहिलेट कर जाना, एक मतलब एक दूसरे में समा जाना, ऐसे मतलब गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, ऐसे टाइप से आप समझ जाओ। मैं समझाऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मे बी। तो क्या होता है, जब कोई एक एटॉमिक न्यूक्लियस है हमारे पास, उस एटॉमिक न्यूक्लियस के पास से अगर कोई एक गामा रेज गुजरता है, ठीक है, वो एक गामा रे गुजरता है, तो क्या होता है कि अचानक से हम ये देखते हैं कि वो गामा रे गुजरने की वजह से वहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। न्यूक्लियर में आपको ये अच्छे से पता चलेगा। बेसिकली क्या होता है, हर चीज़ का एक पेयर माना गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन में प्लस चार्ज है, और ये माना जाता है कि वो एक दूसरे का, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो ये देखा गया कि ये जो गामा रे था, गामा रे इज योर एनर्जी। तो जब ये न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है तो यहाँ पे एक पेयर प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। न्यूक्लियस रहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें, और इसमें ना कोई भी कंजर्वेशन लॉ वायलेट नहीं होता है। तो कंजर्वेशन, न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमारा लीनियर कंजर्वेशन जो है वो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमेशा वैलिड हो जाता है। इस वजह से
ये ज़रूरी है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होते हैं तो यहाँ भी कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मिनिमम एनर्जी जो होगा ना पेयर प्रोडक्शन का, वो इक्वल होगा किसके, ये दोनों जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। E इज इक्वल टू mc² हमें ये बताता है, E इज इक्वल टू mc² हमें ये बताता है कि वही एनर्जी का फोटोन ये पेयर प्रोड्यूस करेगा जिस एनर्जी के फोटोन की जो एनर्जी है, जिस भी फोटोन की एनर्जी जो है वो इन दोनों के रेस्ट मास के सम के इक्वल होगा। मीन्स कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, जब इसके बराबर जो भी है m, अगर इसके बराबर जो एनर्जी ऑफ गामा रे है वो अगर इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगा तब ही हमें पेयर प्रोडक्शन मिलेगा, वरना हमें ये पेयर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली हमें आइंस्टीन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एनर्जी था वो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आके, जैसे ही वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आया, वो कंजर्वेशन लॉ फॉलो करते हुए उसने पूरी एनर्जी को 2 मास में कन्वर्ट कर लिया। मास यहाँ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ना। अब हम बात करते हैं एनिहिलेशन का, पेयर एनिहिलेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये एक दूसरे को अपने अंदर पूरी तरह से एनिहिलेट कर लेते हैं और ये क्रिएट करते हैं कम से कम 2 गामा। है ना कमाल की चीज। गामा का रेस्ट मास आपको पता होना चाहिए, गामा का रेस्ट मास 0 होता है और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। अब आप ये देखो, रेस्ट मास 0 है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे ही टकराए ये गायब हो जाते हैं जादू जैसे, और हमारे पास क्या बच जाता है, गामा रेज। एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 होना ही है, 2 रेज तो निकलने ही है। उसको कहते हैं पेयर एनिहिलेशन, पेयर का गायब हो जाना, पेयर एक दूसरे में समा जाना। जो पेयर है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का वो एक दूसरे में समा गए। और आपको पता होना चाहिए गामा रे का मास जो है 0 है। इट मीन्स कि जो मास था हमारे पास वो तो गायब हो गया और हमारे पास बचा क्या, सिर्फ एक फोटोन विच इज एनर्जी, नथिंग एल्स। इट मीन्स कि मास को हम टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो हमारा अगर पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। कोशिश करना ये किताब में एक बार ज़रूर पढ़ो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मे भी कुछ चीज़ें मैं इसमें बताना भूल गई या साइंटिफिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ही नॉर्मल वे में बताऊँ ताकि आप उस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में लेके चल सको। अब मैं आपको बड़े बड़े शब्द बता दूँ और आप उसको याद ही ना रख सको तो वो सही नहीं है। तो ये है आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। होप आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में भी आया हो। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो क्लास होगा वो इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लास्ट क्लास होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। एक मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है और छोटे छोटे कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो डिराइव करना है मुझे, और वो बेसिकली आपको यूज़ होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, जैम के लिए आपके बहुत यूज़फुल होगा। एमएससी अगर आप आईआईटी से करना चाहते हो, या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए।
तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे और उसके बाद मैं ई कंटेंट में आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स उसमें पोस्ट कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।